Okay, my dear students, so last time you know that we had finished with the chemical bonding. Okay, chemical bonding हमारा complete हो गया था. आज हम लोग अपना जो है वो next chapter जो है वो start करने जा रहे हैं, my dear. That is the electrochemistry. ठीक है, जिसमें electrolysis वगैरह जो है वो आती है जी. ठीक है, so let's start with the electrochemistry. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो शुरू करने जा रहे हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसमें दो पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ने हैं. द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू स्टडी दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस एंड द सेकंड थिंग वी हैव टू स्टडी दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. या इसके लिए हम लोग वर्ड बैटरी भी यूज करते हैं जी. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बैटरी या दूसरी चीज इलेक्ट्रोलिसिस. तो ये इस चैप्टर के जो है वो दो मेन पार्ट्स हैं. सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं जी इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस जो वर्ड है मेरे बच्चों, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बने हैं. टू ग्रीक वर्ड्स. एंड व्हाट आर दोस टू ग्रीक वर्ड्स? द फर्स्ट वर्ड दैट इज इलेक्ट्रो and the second word that is lysis. हमारी जितनी भी केमिस्ट्री पे काम ज्यादातर हुआ है ये ग्रीक ने, लैटिन, ठीक है, जो यूनानी लोग हैं इन लोगों ने जो है ना बहुत किया हुआ है. आपको पता है कि जिस तरह आजकल अमेरिका सुपर पावर है, किसी जमाने में ये सुपर पावर थी और उस वक्त जो है ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम हुआ था. तो उस वक्त चीजों के नाम जो है वो मोस्टली ग्रीक लैंग्वेज में रखे हुए हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रो और लाइसिस. इलेक्ट्रो वर्ड जो है अगर हम इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है जी करंट. ठीक है जी. और लाइसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन. यानी इस लफ्ज का मतलब क्या होता है कि करंट के पास करने से कोई चीज ब्रेक डाउन हो जाती है जी. ठीक है, सो व्हेन यू पास द करंट, so what would happen? Something that is going to be broken down, वो break down हो जाएगी. ये इसके लफ्ज का मतलब मैं बता रहा हूँ. इलेक्ट्रोलिसिस के इलेक्ट्रो मीन करंट, lysis word mean break down. So by passing the current something is going to be broken down. Okay, अगर हम लोग इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज आपके पास वाटर है. So when you pass the current through the water, वाटर जो है ये दो एलिमेंट से मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. तो जब आप इसमें से करंट को पास करते हैं मेरे बच्चों तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये सेपरेट हो जाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी चीज में से करंट पास करते हैं तो वो चीज ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है और उसके टुकड़े हो जाते हैं जी. जिन एलिमेंट से वो चीज बनी होती है वो एलिमेंट आपके सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है बच्चों. Now we are going to start with the detail of this electrolysis. So let's start with the definition of electrolysis. Electrolysis की definition क्या होती है? How could you define it? ठीक है जी. तो इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन करने के लिए मेरे बच्चों सबसे पहली चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि दुनिया में जिस सब्सटेंस को तुम लोगों ने ब्रेक डाउन करना है, इलेक्ट्रोलाइज करना है, उस सब्सटेंस ने दो कंडीशंस पूरी करनी है तब जाके इलेक्ट्रोलिसिस होगी. टू कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए उसको. कौन कौन सी दो कंडीशंस होती है? द फर्स्ट कंडीशन दैट द सब्सटेंस should be in its molten और एक्वस फॉर्म. ठीक है जी. मोल्टन, मोल्टन कहते हैं मेल्ट हुई भी चीज. यानी अगर आपके पास सपोज करेंगे ये एक चीज है, सॉलिड है, इसको आप लोग इतना ज्यादा हीट करो कि दैट इट विल मेल्ट डाउन. तो जो मेल्ट हुई भी चीज है उसको हम लोग मोल्टन कहते हैं जी.
ठीक है। और दूसरी चीज है एक्वस फॉर्म। एक्वस का मतलब जो चीज पानी में डिसॉल्व हुई हो। तो ये मोल्टन और एक्वस फॉर्म ये दोनों लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, यानी आपके पास जिस सब्सटेंस को तुम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइज करना है वो सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, यानी मोल्टन या एक्वस फॉर्म में। यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, अगर वो सब्सटेंस मोल्टन या एक्वस फॉर्म में आ गया है तो फिर भी जरूरी नहीं है कि वो डीकंपोज हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। उसके बाद एक दूसरी कंडीशन है जो पूरी होगी तो तब जाके इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है। और वो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वो जो सब्सटेंस है इट शुड प्रोड्यूस आयंस। आयंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस आ जाते हैं जी इन इट्स मोल्टन और एक्वस फॉर्म। सर आपने पहले इलेक्ट्रोलाइट का लफ्ज इस्तेमाल किया है। सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट का भी आपने जी मैं बताता हूँ बेटा, बिल्कुल है। अच्छा जी, तो वो जो सब्सटेंस है मेरे बच्चों जिसको तुम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइज करना है, वो अगर इन दो कंडीशंस पे पूरा उतरेगा, यानी मोल्टन या एक्वस फॉर्म में वो आयंस प्रोड्यूस कर देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है जी, तो तब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है जी। और ऐसा सब्सटेंस जो इन दो कंडीशंस को पूरा कर देता है, इन पे पूरा उतरता है, उस सब्सटेंस को मेरे बच्चों हम लोग प्यार से कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी। पेपर में दो बार डेफिनेशन वो पूछ चुका है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन आप लोग यहीं से बना देंगे कि अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस आयंस इन इट्स मोल्टन और एक्वस फॉर्म। और याद रखें कि कौन कौन सी चीजें इलेक्ट्रोलाइट हो सकती हैं। तो दुनिया में सिर्फ दो चीजें जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइज हो सकती हैं, दो चीजें इलेक्ट्रोलाइट होती हैं। कौन कौन सी? पहली चीज तो आपके जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, आयनिक कंपाउंड यानी मेटल और नॉन मेटल जुड़ी हो तो वो आयनिक कंपाउंड है। और दूसरी चीज एसिड। ठीक है जी। एसिड जो है हर वो चीज होती है मेरे बच्चों जो अपनी औकात पानी में दिखाती है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके। ठीक है जी। तो ये दो चीजों की इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है बस। कोई आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। क्या होता है आयनिक कंपाउंड? जिसमें मेटल और नॉन मेटल दो एलिमेंट आपस में जो है वो जुड़े हो वो आयनिक कंपाउंड होता है। और ग्रुप 1 या 2 की कोई चीज हो और ग्रुप 5 6 या 7 की कोई चीज हो आपस में जुड़ी हो तो वो आयनिक कंपाउंड है। और दूसरी चीज एसिड। ठीक है जी। जिस चीज के एंड पे एसिड आ रहा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारी चीजें एसिड है। तो एसिड भी जो है वो पानी के अंदर अगर आप डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस प्रोड्यूस कर देता है, तो उसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस आपकी हो सकती है जी। यू गॉट इट? अच्छा जी, तो अब इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी द डीकंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट into its components by the passage of electric current is called electrolysis। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रोलिसिस की जो है वो डेफिनेशन है जी। ये प्रॉपर डेफिनेशन है, द डीकंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं जी। एवरीवन गॉट इट? अब हम लोग डिटेल्स में जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस और एक को कहते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। तो दोनों टाइप्स में एक एक करके तुम लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की पहली टाइप जिसका नाम है इनर्ट
इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा जी, इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो एक बर्तन में करवाया जाता है और उस बर्तन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है जी। सेल का जो वर्ड होता है मेरे बच्चों वो किसी भी बर्तन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपका बर्तन है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हम लोगों ने करवानी है, तो इसका नाम इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसके अंदर ये दो रॉड्स हम लोगों ने लगाए होते हैं जी, ये दो रॉड्स हैं। ठीक है जी, इन रॉड्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है, ये यहाँ पे एक लिक्विड फॉर्म में चीज पड़ी हुई है। लिक्विड फॉर्म में जो चीज होगी वो इलेक्ट्रोलाइट होती है। और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोलाइट का एक नाम लिख रहा हूं, एक आयनिक कंपाउंड यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर जो है, कॉपर ये मेटल है, सल्फेट नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, तो ये आयनिक कंपाउंड है जी। ठीक है, और सॉल्यूशन का मतलब इसको पानी में डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है जी। इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, ये रॉड्स होते हैं, ये दोनों रॉड्स बने हुए हैं ग्रेफाइट के। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था ग्रेफाइट कार्बन की फॉर्म होती है। और ग्रेफाइट पे मैंने आपको वहां पे बताया था कि इट इज यूज्ड एज द इलेक्ट्रोड। वहां पे बताया था क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो ये करंट को इस लिक्विड तक लेके जाती है और बाद में वापस जो है वो लेके जाती है। क्योंकि आपका रूट तभी कंप्लीट होता है जब आपका पूरा क्लोज सर्कल जो है वो इस तरह बन जाए। ठीक है, तो ये करंट को इस लिक्विड में लेके जाएगी और लिक्विड से वापस जो है वो लेके जाएगी कहां पे, बैटरी में। ये दोनों जो रॉड्स हैं ये बैटरी के साथ ज्वाइन होते हैं। बैटरी का जो सिंबल है वो एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी लाइन। जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव को, छोटी लाइन नेगेटिव को शो करती है। जरूरी नहीं कि एक बैटरी बनाओ, तुम लोग दो बैटरी भी बना सकते हो इस तरह करके। तो आप लोगों की बुक्स में इस तरह भी होगा, बड़ी लाइन पॉजिटिव और छोटी नेगेटिव को, तो ये दो बैटरीज लगी हुई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा देते हैं। ये बैटरी का सिंबल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पॉजिटिव के साथ जो रॉड लगा होता है उसको हम कहते हैं एनोड, और नेगेटिव के साथ जो रॉड लगा होता है उसको हम कहते हैं जी कैथोड। ठीक है जी, तो ये आपका जो है वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो रेडी है। ठीक है जी, फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी, अब ये कैसे इलेक्ट्रोलिसिस करेगा हम उसकी तफसील में जा रहे हैं जी। ठीक है, एवरीबॉडी जस्ट फोकस। जब भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो उसके लिए हम लोगों ने तीन स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप वन। स्टेप वन में हम लोगों ने क्या करना है कि ये पूरा जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तुम लोगों ने नजर किस चीज पे रखनी है, नजर रखनी है लिक्विड चीज के ऊपर। ये जो लिक्विड है, ये बाकी चीजों को छोड़ दो, उनको मत देखो, लिक्विड चीज को देखो और उसका नाम पढ़ो कि उसका नाम क्या है। अगर जो इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड चीज होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट को देख के और उसके तुम लोगों ने आयंस बनाने हैं। तो इसके आयंस बनाने का तरीका क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोलाइट के नाम के साथ ये चार वर्ड्स में से कोई एक वर्ड लिखा हो, एक्वस, सॉल्यूशन, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। ठीक है जी, इन चारों में से कोई एक वर्ड भी अगर इलेक्ट्रोलाइट के नाम के साथ लिखा हुआ है, ठीक है जी, मोल्टन बाद में आता है बेटा। इन चारों नामों में से कोई एक नाम भी अगर इलेक्ट्रोलाइट के नाम के साथ लिखा हुआ है मेरे बच्चों, तो आपने इलेक्ट्रोलाइट के तो आयंस बनाने ही बनाने हैं। उसके साथ साथ आप लोग एक और काम करेंगे कि वाटर के भी आयंस बना देंगे, और वाटर के आयंस होते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है जी,
अगर ये चार नामों में से कोई एक नाम भी इलेक्ट्रोलाइट के नाम के साथ लिखा हो तब, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा एक केस, दूसरा केस देख लें, अगर इलेक्ट्रोलाइट के नाम के साथ वर्ड लिखा हुआ है कि मोल्टन, मोल्टन लिखा हुआ है, तो भाई अगर मोल्टन लिखा हो तो फिर आपने सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के आयंस बनाने हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस बनाओ बस, ठीक है जी। आपने वाटर के आयंस नहीं बनाने, नो वाटर आयंस, ठीक है जी। तो मोल्टन में नो वाटर आयंस, पानी के आयंस नहीं बनाने, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के आप लोगों ने आयंस बनाने हैं बस। यानी अब देखो, ये मैं दोनों सूत्रों में तुम लोगों को समझा रहा हूं, एवरीबडी जस्ट फोकस अप हियर। ये देखें, यहां पे लिखा हुआ है कॉपर, तो कॉपर का सिंबल होता है Cu+2। अगला लिखा हुआ है सल्फेट। अच्छा मैं एक चीज पहले ही बता दूं, पहले बता रहा हूं, ये मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं एक चीज हमेशा गलत लिखता हूं और मुझे इसकी बुरी आदत पड़ी हुई है, आप लोग प्लीज मत लिखिएगा। ये देखें जी, ये Cu2+ होता है, पहले नंबर लिख के फिर आयन लिखने हैं। अगर आप लोग इस तरह लिख दोगे तो ये टेक्निकली रॉन्ग होता है, मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत बुरी आदत पड़ी हुई है, मैं ना चाहते हुए भी इस तरह ही लिख जाता हूं। तो आप लोग हमेशा पहले नंबर और फिर आयन लिखिएगा, ठीक है जी। ये मेरे वाली बुरी आदत मत अपना लीजिएगा। अच्छा जी, कॉपर, उसके बाद सल्फेट, SO4-2 होता है सल्फेट का सिंबल। और यहां पे देखिए जी सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो सोल्यूशन लिखा हो तो वाटर के भी आयंस बनाते हैं, वाटर के आयंस ये हैं H+, OH-। तो ये तुम लोगों ने आयन बना दिए। अगर इसका लिखा होता मोल्टन कॉपर सल्फेट, मोल्टन, तो मोल्टन में सिर्फ कॉपर के आयन बनाते हैं, सल्फेट के आयन बनाते हैं, पानी के आयन तब आपने नहीं बनाए। तुम्हें लगी है बात की? तो अगर इन चारों में से कोई एक वर्ड इलेक्ट्रोलाइट के नाम के साथ लिखा हो, एक्वस सॉल्यूशन डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, ठीक है, एक लिखा हो या दो लिखे हो, तो भाई पानी के आयंस बनाना, और पानी के आयंस याद कर लो क्या होती हैं, H+ एंड OH-। और अगर इलेक्ट्रोलाइट के नाम के साथ मोल्टन लिखा हो तो तब आपने सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के आयंस बनाने हैं, पानी के आयंस नहीं बनाने। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज पे चलते हैं, दैट इज द स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोगों ने देखना होता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है जी। इलेक्ट्रोड्स आपके दो तरह के होते हैं, द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द इनर्ट इलेक्ट्रोड, और दूसरा आपका जो है उसको हम कहते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है जी। इनर्ट और रिएक्टिव, हमें कैसे पता चलेगा कि अब पहली चीज, ये लिक्विड चीज को देख के इसका नाम पढ़ के इसके आयंस बना दिए, ये पहला स्टेप हो गया। अगले स्टेप में ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड देखने हैं कि इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं, यहाँ पे इनर्ट है कि रिएक्टिव है, ठीक है जी। अगर इलेक्ट्रोड आप लोगों के जो है वो इनर्ट है, वो कैसे पता चलेगा, रिएक्टिव है तब कैसे पता चलेगा। मैं आपको आसान तरीका बता देता हूं कि अगर कार्बन के यानी ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड आगे हैं, यहां प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड आगे हैं, तो वो आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है जी, इनर्ट होते हैं नॉर्मली, ये मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये कैसे पता चलता है कि इनर्ट है कि रिएक्टिव है, जरूरी नहीं कि यही दो हों, और भी हो सकते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड ढूंढने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि ये दो चीजें मैंने इसलिए ली है, इन दो चीजों के आयंस नहीं बनते, और वो अभी आपको पता चल जाता है मैं ये क्यों यहाँ पे लिखा है। ये देखें जी, ये इलेक्ट्रोड देखिए किस चीज के बने हुए हैं, कार्बन के, ग्रेफाइट के। सॉल्यूशन में देखें कहीं पे आपको कार्बन का आयन नजर आ रहा है जी, कार्बन का आयन है कहीं पे, नहीं है। तो जिस चीज के इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं, अगर उसका आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट ना हो
तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड नाम से पता चल रहा है दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते जी, इनर्ट रहते हैं। अगर ये बने होते सिल्वर के, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, तो यहां पे कोई सिल्वर का आयन है नहीं है, तो अगेन देवर द इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो जिस चीज के इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं अगर उसका आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट ना हो तो उसको हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, और उसमें ये दो तो जरूर है, ग्रेफाइट और प्लैटिनम, क्योंकि इन दोनों के आयन से नहीं बनते, तो इसीलिए ये दोनों इनर्ट होते ही होते हैं। इसके अलावा भी हो सकती है, अगर जिस चीज के इलेक्ट्रोड बने हुए हैं उसका आयन सॉल्यूशन में अगर नहीं है तो इनर्ट। अगर यही दोनों इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं कॉपर के, तो सॉल्यूशन में कॉपर का आयन मौजूद है, तो ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। रिएक्टिव नाम से पता चल गया है कि इन्होंने रिएक्शन में हिस्सा लेना था भाई। इनर्ट इलेक्ट्रोड नाम से पता चल गया है दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, इन्होंने कुछ भी नहीं करना रिएक्शन में। समझ लगी है? तो यहां पे हमारे पास चूंकि इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस है तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो दूसरा पार्ट पढ़ेंगे रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की डेफिनेशन क्या होती है वो लिख रहे हैं कि these electrodes do not take part in the reaction and these electrodes have no ions of its own kind in the electrolyte। ठीक है जी, तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, तो हमारे पास चूंकि इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस है तो ये इलेक्ट्रोड भी आपके पास जो है वो इनर्ट है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स जब हो तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, एंड द नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्टेप 3। स्टेप 3, स्टेप 3 को समझाने के लिए मैं यहां पे दो सीरीज बना रहा हूं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी एंड द लास्ट वन इज सिल्वर। ये एक सीरीज है, इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसको याद करने का मैं आपको आसान तरीका बता देता हूं। दो तरीके हैं इसको याद करने के। पहला तरीका तो ये है कि इन सारे वर्ड्स को ज्वाइन करके एक उल्टा सीधा सा एक लफ्ज बन जाएगा, लाइक काना, कमक, एल्जन, फैपब, हक्कू, हगाक। अजीब सा बन रहा है लेकिन आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा। अगर आपको इस तरह याद नहीं होता तो मैं एक लाइन लिख देता हूं यहां पे, प्लीज सेंड कैट्स। नजर आ रहा है कि नहीं यार? अच्छा जी, मंकीज एंड जीब्रास इन लॉग हाई केजेस मेक श्योर। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का जो है वो एक लाइन तुम लोग याद कर लो। इसमें पी का मतलब पोटेशियम, पी प्लीज से पोटेशियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, जेड से जिंक, इन से आयरन, एल से लेड, हाई से हाइड्रोजन, केजिस से कॉपर, मेक से मरकरी और एस से श्योर बनता है जी। तो इस तरीके से आपको इनका सीक्वेंस जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है, और इनके ऊपर चार्जेस भी तुम लोगों ने याद रखने हैं। पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, सोडियम पे +1, कैल्शियम पे +2। ये मैं फिर उल्टा लिख रहा हूं, आप लोग सीधा लिखना यार। +2, 3 प्लस 2 प्लस प्लस, देखा आदत पड़ी है क्यों वही लिख रहा हूं। +2 +1 +2 +1 और +1।
तो ये सबके चार्जेस तुम लोग याद कर लेना प्लीज। ठीक है जी। और एक नेगेटिव की सीरीज मैं यहाँ पे बना रहा हूं। नेगेटिव की सीरीज निकालने का बहुत आसान तरीका है। आप लोग पीरियोडिक टेबल में चले जाएं। पेपर में आपको पीरियोडिक टेबल गिवन होता है। तो पीरियोडिक टेबल में जाके एक ग्रुप होगा, ग्रुप 7। ग्रुप 7 के एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन। तो तुम लोगों ने पहला एलिमेंट छोड़ देना है। तो ये 3 एलिमेंट ले लो। ठीक है। ग्रुप 7 पे चार्ज मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में बता चुका हूं कि -1 चार्ज होता है। तो यहां पे ये लिख लो, ये Cl-, यहां पे नीचे लिख देता हूं, ये Cl-, Br-, और I-, और एक और चीज लिख दो OH-। तो ये तुम लोगों की नेगेटिव की सीरीज आ गई। तो ये पॉजिटिव की सीरीज है, इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसको लर्न कर लेना। ठीक है, जिस तरह मर्जी लर्न कर लो, मैंने तरीका तुम लोगों को बता दिया है। और ये नेगेटिव की सीरीज है। ठीक है जी। ग्रुप 7 का पहला एलिमेंट छोड़ के अगले 3 एलिमेंट लिख के उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लिख दो। अब यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं, उसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखिए जी, ये आप लोग लिख लें, फिर इसका मतलब आपको भी समझ आ जाता है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज इंक्रीजेस डाउन, these are the more reactive things। और नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो these are the less reactive things। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज इंक्रीजेस डाउन। अगर आपके पास ये जो सॉल्यूशन है, इसमें 2 तरह के पॉजिटिव आयन है, यानी मैग्नीशियम है और दूसरा आयरन है। ये 2 आयन्स मौजूद है यहाँ पे। तो इन दोनों में से मेरे प्यारे बच्चों किसी एक ने डिस्चार्ज होना है। ठीक है, वन ऑफ देम दैट वुड बी डिस्चार्ज। ठीक है जी। तो कौन सा डिस्चार्ज होगा, ये मैंने लिखा हुआ है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज इंक्रीजेस डाउन, नीचे वाला डिस्चार्ज होगा। जो लेस रिएक्टिव है वो डिस्चार्ज होगा। और डिस्चार्ज होने का क्या मतलब है वो भी आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। यानी इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि अगर सॉल्यूशन में 2 पॉजिटिव आयन मौजूद है तो दोनों में कंपटीशन है भाई। जो पावरफुल है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो सॉल्यूशन के अंदर रहेगा। जो लेस रिएक्टिव है उसको सॉल्यूशन छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा जी। ठीक है। इसी तरीके से ये जो नेगेटिव की सीरीज है, इसमें ये 3 वर्ड लिखने, एक्वस, सॉल्यूशन और डाइल्यूट। तो इसके लिए प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज इंक्रीजेस डाउन, और अगर कंसंट्रेटेड वर्ड लिखा होगा तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज इंक्रीजेस अप। ये पीडी का मतलब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज है, पीडी। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब इसका मतलब समझ लें कि क्या है। एवरीबॉडी जस्ट लिसन। जब भी कोई चीज कंसंट्रेटेड होती है ना, गाढ़ी गाढ़ी चीज, मैंने इसको सिंपल वर्ड में कह लूं, गाढ़ी चीज कब होती है, मैं कहता हूं कि सोडियम क्लोराइड, जो घर में आपके खाने वाला नमक है वो सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट है। तो सॉल्ट का सॉल्यूशन जो है वो मैं कहता हूं कंसंट्रेटेड है। तो उसका मतलब है तुम लोगों ने उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा डाल दिया है, उसकी हाई अमाउंट डाल दी है। तो पानी कम है, सॉल्ट ज्यादा है। ठीक है। तो भाई जब सॉल्ट ज्यादा हो, पानी कम हो, तो अगर आपके पास नेगेटिव आयंस यहां पे मौजूद हैं, ठीक है, यानी पानी के आयंस जो है वो OH- होता है, और दूसरा जो है वो सोडियम क्लोराइड है तो उसमें Cl- है। तो अगर कंसंट्रेटेड वर्ड लिखा होगा तो भाई पानी का आयन डिस्चार्ज होगा, Cl- का होगा, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में है। और अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट के नाम के साथ एक्वस सॉल्यूशन या डाइल्यूट लिखा हुआ है और यही दोनों वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इन चीजों में पानी की अमाउंट ज्यादा होती है, तो पानी में OH- ज्यादा होते हैं, तो OH- डिस्चार्ज होगा। तो अगर कंसंट्रेटेड होगा तो तब OH- नहीं होगा, बाकी दूसरी चीज डिस्चार्ज होगी। ये सिंपल सा रूल ध्यान में रखो। और अगर जो है वो एक्वस सॉल्यूशन या डाइल्यूट है तो तब पानी के आयन को OH- को डिस्चार्ज करवाते हैं। ठीक है। और ये 2 ऐसे आयंस होते हैं, NO3- और SO4-2। ये दोनों बहुत ही वीक आयंस होते हैं। दे आर नॉट
डिस्चार्ज एट ऑल, ये डिस्चार्ज ही नहीं होते। अब कल तुम लोगों ने एक काम करना है कि ये जो पॉजिटिव की सीरीज है और ये जो नेगेटिव की सीरीज है, और इनमें जो मैंने ये चीज लिखवाई है, ये कल आप लोग लर्न करके आइएगा। जिसको ये लर्न होगा उसको कल की चीज ज्यादा बेहतर जो है वो समझ लगेगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स।